गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा डे 5 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2। ये है लास्ट टॉपिक हमारा बिजनेस स्टडीज़ का। आज हम करेंगे फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ने कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे? हेनरी फ्योल ने। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे FW टेलर ने कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो में हम करेंगे फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स को करने से पहले मैं बताती हूँ कि इसने क्या बताया है और ये क्या बताना चाहता है। फ्योल ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किए थे मैनेजमेंट के फंक्शंस। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस का इनका पूरा चैप्टर है, हमारे आगे आएगा, हम आगे करेंगे। प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है एंड कंट्रोलिंग क्या होती है। ये जो फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस जो हैं, ये जो हैं ये मैनेजमेंट के फ्योल ने दिए थे। सबसे पहले इसने आइडेंटिफाई किए थे। इसने क्या बताया था? प्लान्स बताए थे, कमोडिटी कमांड कैसे करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू फ्योल इंडस्ट्रियल कैसे हम उनको डिवाइड करेंगे, टेक्निकल वे में, फाइनेंशियल वे में, सिक्योरिटीज़ के वे में, किस तरीके से हम उनको डिवाइड करेंगे, अकाउंटिंग के वे में। इसने सारी चीज़ें बताई थी। और हम किस तरीके से क्वालिटीज़ को कैसे देखेंगे मैनेजर की, उसकी फिज़िकली, उसकी नॉलेज, एजुकेशन, हर एक चीज़ को इसने फ्योल ने बताया था कि हम किस तरीके से उनको मेज़र कर सकते हैं, किस तरीके से हमें देखनी चाहिए। फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हिम। उसने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो हम वो आज 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? जो हेनरी फ्योल है वो क्या है? वो फादर है जर्नल ऑफ मैनेजमेंट का। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उस वर्क को डिवाइड करना। इसने बताया है कि जो पर्सन जिस चीज़ के लिए एफिशिएंट है, अच्छे से काम करने के लिए एफिशिएंट है, उस काम को, उस वर्क को उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड करना। जैसे कि वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल टास्क एंड जॉब्स। वर्क को स्मॉल टास्क एंड जॉब्स के अंदर डिवाइड करना। अकॉर्डिंग टू फ्योल द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बेटर वर्क फॉर सेम एफर्ट्स। मतलब वर्क को डिवाइड करना है, उससे क्या होगा कि हम बेटर वर्क, अच्छा से अच्छा वर्क कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे इन सेम एफर्ट्स, उन्हीं सेम एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि नहीं बोलते हैं स्पेशलिस्ट। अब हम एक डिवीज़न ऑफ वर्क करें, जो काम के अंदर, वो काम के अंदर वो जो बंदा है वो स्पेशलिस्ट है। मान लीजिए जैसे कोई प्रोफेशन लगा लेते हैं हम, डॉक्टर का प्रोफेशन है। डॉक्टर, हम ये नहीं पूछते आप किस चीज़ के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन है। आप आँखों के डॉक्टर हैं, आप कान के डॉक्टर, आप दांतों के डॉक्टर, आप किस चीज़ के डॉक्टर, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि डिवीज़न ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने वर्क को डिवाइड करें। स्पेशलाइजेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंसी वे टू यूज़ ह्यूमन एफर्ट्स। स्पेशलाइजेशन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट वे है ह्यूमन एफर्ट्स को यूज़ करने के लिए। ये था हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, जो फ्योल ने बताया कि वर्क को डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। उससे क्या होगा, हमें जो ह्यूमन की एफिशिएंसी है उसका पता चल जाएगा। स्पेशलाइजेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज़ ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स को यूज़ करने के लिए स्पेशलाइजेशन बेस्ट है। इसके बाद हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या होगा? इसके बाद जो हमारा सेकंड जो प्रिंसिपल है वो क्या है? अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आएगा? फ्योल ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू फ्योल, अथॉरिटीज़ इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर टू ऑब्टेन ओबेडेंस। अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि इनके पास एक राइट होता है, आपके पास एक राइट है कि आप ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको वो जो आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, आज्ञाकारिता का मतलब होता है, ओबेडेंस का मतलब होता है आज्ञाकारिता। कि आप कोई भी जो काम करवाना चाहते हो, आपके पास अथॉरिटी है कि आप उसको ये काम बोल सकते हो कि आप ये काम परफॉर्म करके दिखाइए मुझे, आपके पास वो अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कोरोलियर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि आपको, जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो ये होता है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैंने ये बोला कि यार मुझे ना एक काम करवाना है आपसे। मान लीजिए आपको कोई, मैंने आपको बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आपको 50,000 रुपये दिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके बैंक में जाके इनको डिपॉजिट कराए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी का मतलब क्या होगा कि आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं। ये तो आपकी, जैसे मान लीजिए मेरे फैमिली मेम्बर है, मैंने मेरे भाई को या मेरी बहन को, किसी को भी बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन पैसों को अच्छे से जाके जमा करवा के आएँ, बट आई हैव नो अथॉरिटीज़ टू गिव ऑर्डर। समझ में आया?
अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप उसको ऑर्डर दे सकते हो, आपके पास ये अथॉरिटी कि यू विल गिव ऑर्डर टू देम, आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे कि जो ऑफिस के अंदर होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो मैनेजर है, मैनेजर वर्कर्स को ऑर्डर दे सकता है कि यू विल परफॉर्म दैट टास्क, उसको वो काम करना है, तो उस चीज़ के लिए वो उसके पास वो अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होगी, आप अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि मुझे ये काम परफॉर्म करना है, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेरी। जो अथॉरिटी होती है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या, किस चीज़ से, ऑफिशियल अथॉरिटी, आपके पास ऑफिशियली अथॉरिटी है, जैसे कि मान लीजिए आप वो हैं, मान लीजिए आप मैनेजर हैं, तो आपके पास ऑफिशियल अथॉरिटी है, यू विल अलॉट अ वर्क फॉर, यू विल अलॉट अ वर्क टू वर्कर्स, आप अलॉट कर सकते हैं वर्कर्स को, आपके पास अथॉरिटी है उस चीज़ की कि आप भाई ऑफिशियली, जैसे मान लीजिए आप एचआर मैनेजर हैं, एचआर मैनेजर के क्या काम होते हैं कि उनको सैलरी डिवाइड करना। तो अभी आपके पास जैसे कि आप रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे जो नए मेंबर आते हैं, तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आपको किसको रखना है किसको नहीं रखना है, तो दैट वाज योर अथॉरिटी। तो वो जो अथॉरिटी वो आपको ऑफिशियली मिली है, आपके पास उसका ऑफिशियली राइट है, वो ऑफिशियली आपकी अथॉरिटीज़ होगी। इसके बाद इसके अंदर क्या बोला है, पर्सनल अथॉरिटी। दूसरा हम किस चीज़ में इसको डिवाइड करेंगे, पर्सनल अथॉरिटी। आपके पास पर्सनल अथॉरिटी है कि आप ये जो काम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए अपने जो पेरेंट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी है कि हमें वो कोई भी काम बोलेंगे तो हमें वो परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उनके पास ये पर्सनल अथॉरिटी है। जो जैसे जो इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल मैनेजर के पास होती है, इंडिविजुअल मैनेजर की जो पर्सनल अथॉरिटीज़ हैं वो अलग होंगी, वो ऑफिशियली नहीं उसको बोल सकते, ऑफिशियली वो हमें ऑर्डर नहीं दे सकता, वो उसकी पर्सनल अथॉरिटी है। तो इसी वजह से इसके बाद जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या होगा, सॉरी डिसिप्लिन नहीं प्रिंसिपल, इसके बाद हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताएगी, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस एफर्ट्स। क्या कर रहे हैं, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा, हर एक ही उनका सेम ऑब्जेक्टिव होगा, सेम ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो कोऑर्डिनेट करके और फोकस करेंगे, उनके ऊपर ही एफर्ट्स लगाएंगे। मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स वो मूव करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, ईच ग्रुप हैविंग ए सेम द ऑब्जेक्टिव, उनका सेम ऑब्जेक्टिव होगा और एक ही प्लान होगा, एंड वन प्लान। दिस इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ये किस चीज़ को बताएगा, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को बताएगा एंड यूनिटी ऑफ एक्शन को बताएगा। इसके अंदर मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर कर रही है कार को और मोटरसाइकिल को, दोनों चीज़ों को वो मैन्युफैक्चर कर रही है। इनका एक सेपरेट डिवीज़न होगा, 2 सेपरेट डिवीज़न, बट इनका एक ही इंचार्ज होगा, वन प्लान होगा और वन ही एग्जीक्यूटर होगा। इसके अंदर है कि वन प्लान एंड वन एग्जीक्यूटर। इसके अंदर देखिए अब वन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होगा। यूनिटी ऑफ कमांड के बीच में, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होगा, वन सबऑर्डिनेट होगा और उसको एक ही ऑर्डर मिलेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, वन सुपरवाइजर होगा उसके ऊपर। अब यूनिटी ऑफ एक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हर एक ग्रुप का सेम ऑब्जेक्टिव होगा और सेम प्लान होगा और सेम हेड होंगे। इसके अंदर ये नहीं है इनका सेम वन हेड होगा एंड इनका वन प्लान होगा, इनका सेम ऑब्जेक्टिव इनका सेम होगा, इनका एक सेम ऑब्जेक्टिव, सेम हेड एंड सेम प्लान, इनका सेम प्लान एंड सेम ऑब्जेक्टिव होगा, वन हेड होगा। इसके अंदर इसके बाद हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या होगा, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, सॉरी जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या होगा कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेक प्रियोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय एंड अकॉर्डिंग टू फ्यूल। मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो सबसे पहली प्रियोरिटी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, वो सबसे पहली प्रियोरिटी है। हमें सबसे पहले उसी चीज़ को प्रियोर रखना पड़ेगा, वो वही चीज़ हमें पहले लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी अगली प्रियोरिटी क्या होगी कि एम्प्लॉय क्या चाहता है या मैनेजर क्या चाहता है, वो उसके बाद की प्रियोरिटी है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, सबसे फर्स्ट जो प्रियोरिटी हमारी वो होगी, उसके बाद हम इंटरेस्ट देखेंगे इंडिविजुअल का या एम्प्लॉय का अकॉर्डिंग टू फ्यूल। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रिंसिपल क्या होगा, सेवंथ प्रिंसिपल हमारा क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देयर ओवरऑल पे एंड कंपेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रेम्यूनरेशन पे किया जाता है एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन को, वो फेयर होना चाहिए, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के लिए भी सेम होना चाहिए वो चीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेम होनी चाहिए वो चीज़, इन दोनों के लिए सेम होना चाहिए।
जो भी दिया जाता है, द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर, जो वेजेस हैं उनको फेयर वेजेस देनी चाहिए, विच शुड गिव द, जो हम ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं वही उन्हें हमें, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें फेयर वेजेस देनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, जब भी एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, इन द अदर वर्ड्स रेमुनरेशन शुड बी द जस्ट एंड इक्विटेबल। एक इक्विटेबल चीज़ होती है कि भाई हम रेमुनरेशन जो पे कर रहे हैं वो इक्विटेबल, सबको इक्वल कर रहा है, इक्विटेबल है वो सबको इक्वल दिखा रहा है कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी इक्वल है, एम्प्लॉय जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इक्वल हैं, हम वो किस चीज़ को दिखा रहे हैं, इक्विटेबल, सबको रेमुनरेशन सेम दिया जाना चाहिए, बहुत फेयर कंडीशन के अंदर। फ्योल ये कह रहा है कि सबको फेयर चीज़ें देनी चाहिए, मैनेजमेंट वर्कर्स को भी और हमारे जो मैनेजमेंट है उसको भी हमें फेयरली रेमुनरेशन पे करना चाहिए। इसके बाद हमारा 8th प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जो मतलब कंसंट्रेशन करना डिसीजन ऑफ मेकिंग अथॉरिटी, आपको अथॉरिटीज़ लेना, अकॉर्डिंग टू फ्यूल क्या कह रहा है, देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स। मतलब मैनेजर्स के थ्रू हमें सबॉर्डिनेट करके सब चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए। वेयर्स डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, डिस्पर्जल अमाउंट अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्पर्जल का मतलब होता है फैला देना, एक से ज़्यादा बंदों तक उस चीज़ को फैलाना, उसका मतलब होता है डिस्पर्जल, मतलब स्प्रेडिंग समथिंग, स्प्रेड करना किसी चीज़ को, उसका मतलब होता है डिस्पर्जल। तो मतलब इसके अंदर क्या बोला है कि जो चीज़ है उसको स्प्रेड करना, फैला देना, एक बंदे से हर एक बंदे को इन्वॉल्व करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स हैं, मैनेजर, उन सब चीज़ों उनको सब बंदों को इन्वॉल्व करना, उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद हमारा जो अगला प्रिंसिपल है वो क्या है, 9th हमारा प्रिंसिपल क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन के अंदर क्या है, मतलब एक चेन को फॉलो करना। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट, क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसिस्ट करती है बहुत से सुपरवाइजर को और सबॉर्डिनेट जो उसके साथ काम करते हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए उनको। अकॉर्डिंग टू फ्यूल क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटीज़ and communication that runs from a top to bottom and should be followed by the manager and the subordinate। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट करती है बहुत सी अथॉरिटीज़ एंड कम्युनिकेशन, टॉप टू बॉटम से शुड बी फॉलोड, मैनेजर, जो मैनेजर भी फॉलो करता है एंड सबॉर्डिनेट भी फॉलो करते हैं उस चीज़ को। इसके अंदर देखो मैं इस चेन को बना के दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हम एक चेन क्रिएट करते हैं, सबसे पहले एक स्केलर चेन हम क्रिएट करते हैं। इस चेन को हम एक नाम देंगे, वो नाम इस क्या दिया गया है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ABCD और यहाँ है E और F। हमने इतने बंदे यहाँ ले लिए, ये हमारा जो टॉप में जो आते हैं, जो ऐसे हमारे जो डायरेक्टर वगैरह है वो हो गए। इसके बाद इस साइड हमारे कौन से हैं सबॉर्डिनेट, LMN या फिर O और P, ये हो गई हमारी एक चेन। अब क्या है, अब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ई को कोई मैसेज देना है ओ को, ठीक है, अब ई मैसेज देना चाहता है ओ को, तो ये नहीं है कि ये मतलब ये अलग डिपार्टमेंट के बंदे हो गए, ये अलग डिपार्टमेंट के बंदे हो गए। अब ई को अगर कोई मैसेज देना है ओ को, तो ये क्या करेगा, ये अपने जो पहले ये डी को बताएगा, डी के बाद ये सी को बताएगा, सी के बाद ये बी को, और बी बताएगा ए को, मतलब कि बी बताएगा जो टॉप मैनेजमेंट जो है हमारी उसको बताएगा कि इसको कोई मैसेज देना है, कोई बात करनी है। उसके बाद ये किसको बताएगा, एल को बताएगा, एल एम को बताएगा और एम एन को बताएगा और एन फिर ओ को बताएगा कि वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर आप अपनी इजाज़त देते हैं तो फिर मैं उससे आगे बात कंटिन्यू करूं, भाई मैं उसको बोलूं कि आप बात करना चाहते हैं तो आपसे वो बात करेगा, फिर वो रिस्पॉन्स देगा, फिर उन दोनों की बातें होंगी, उनको वो कोई भी सजेशन देना चाहता है वो दे सकता है उसके बारे में। तो ये है हमारी स्केलर चेन। ये बोल रहा है कि फ्यूल क्या बोल रहा है, हम एक चेन को फॉलो करें कम्युनिकेट करने के लिए, अथॉरिटीज़ को बताने के लिए, टॉप टू बॉटम। अब बॉटम से लेके या टॉप से लेके बॉटम तक, मान लीजिए टॉप मैनेजर को कोई भी बात बतानी है तो वो पहले किसको बताएगा, बी को बताएगा, फिर वो सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा और ई एफ को। ये नहीं है कि डायरेक्ट मान लीजिए ई को कोई ओ से बात करें तो वो डायरेक्टली ओ से बात कर लेगा, नहीं, वो पहले अपने ऊपर वाले बंदे जो हैं उनको बताएगा, उसके बाद वो यहाँ तक आएगा। इस जो ये पिरामिड है इसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको, हायरार्की।
हायरार्की पिरामिड, इसका नाम है हायरार्की पिरामिड। एक मिनट, यहाँ दिख नहीं रहा आप लोगों को, इसके बीच में लिख देती हूँ मैं, HRIERACRCHY, हायरार्की पिरामिड। ये इस पिरामिड का नाम है, हायरार्की पिरामिड। इसके अंदर क्या है, आपको समझ में आ गया कि एक चेन को फॉलो करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, अपनी अथॉरिटीज़ को बताएं, टॉप टू मैनेजमेंट तक हम अपनी अथॉरिटीज़ को बताएं, समझाएं उस चीज़ को। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, 10th हमारा प्रिंसिपल क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर क्या आएगा कि हमारा जो फ्यूल ने क्या कहा है कि हर एक जो चीज़ है, प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग, कोई भी चीज़ है वो अपनी जगह पे होना चाहिए। एवरीथिंग इन हिज हेयर प्लेस, उसकी जो हिज एंड हेयर प्लेस उसकी जगह पे होना चाहिए, चाहे वो पीपल हो चाहे वो मटेरियल हो। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस, वो अपनी सुटेबल जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर होने चाहिए। एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ टाइम फॉर मैक्सिमाइजेशन एफिशिएंसी, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी, उसकी जो एफिशिएंसी है उससे अकॉर्डिंग उसकी वो जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी। ये क्या करेगा, ये दिस लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी, वो किस चीज़ को इंक्रीज़ करेगा, हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा और हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमें कोई काम करना है, अब हमें वो जो चीज़ है वो अपनी जगह पे नहीं मिल रही है, तो हम अगर वो अपनी प्लेस पे हो तो हम अपने काम को इजीली कर सकेंगे। बट अगर हमें वो अपनी जगह पे नहीं मिल रही है तो फिर क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, हम अपने काम करने का जो जैसे जो हमारा मूड होता है वो फिर बदल जाता है। ये होता है कि यार वो चीज़ मिल ही नहीं रही है अभी हमें, तो दैट्स वाई जो हमारी चीज़ होती है वो अपनी एक सुटेबल प्लेस पे होना चाहिए, अपना मटेरियल भी और अपने जो पीपल हैं, और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर उनको अपना काम करना चाहिए। ये फ्यूल का कहना है कि पीपल्स एंड मटेरियल मस्ट बी सुटेबल प्लेसेस, वो अपनी सुटेबल प्लेसेस के ऊपर होने चाहिए। इसके बाद हमारा जो 11th पॉइंट है, 11th जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या होगा, इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या आएगा, good sense and experience need to ensure fairness to all the employee and will be treated as fairly as possible। मतलब जो गुड सेंसेस होते हैं, गुड एक्सपीरियंस है आपका, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी आपके अंदर सेंस है, तो वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा फेयरनेस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो फेयर रहेंगे। एंड शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल, वो अपने जो मतलब ट्रीट करेंगे एज फेयरली एज पॉसिबल। इसके अंदर क्या है, जो वर्कर्स है वो हमारे लॉयल रहेंगे। एंड फ्यूल डज नॉट रूल ऑफ यूज़, मतलब ये फ्यूल जो है वो रूल ऑफ थंब को यूज़ नहीं करता है, वो ये क्या यूज़ करता है कि वो अच्छी सेंसेस के अंदर उसके अच्छा एक्सपीरियंस हो तो वो अच्छे से अपना काम करेंगे, फेयर रहेंगे अपने काम के प्रति, वो जो अपना काम है वो ज़्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा 12th पॉइंट क्या है, अगला प्रिंसिपल हमारा क्या है, सुटेबिलिटी ऑफ पर्सनल। सुटेबिलिटी ऑफ पर्सनल के अंदर क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर होगा वो क्या करेगा, वो मिनिमाइज करेगा, मेंटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी होगी अकॉर्डिंग टू फ्यूल के अकॉर्डिंग वो मिनिमाइज करेगा। जैसे कि जो पर्सनली शुड बी सिलेक्टेड टू अपॉइंट आफ्टर ड्यू टू ऑफ, मतलब जो भी प्रोग्रेस है, बट इसके अंदर क्या होगा कि वो मिनिमाइज करेगा कि आपका कितना आप सुटेबल रहते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसका टर्नओवर ही आपको, एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर ही आपको बिजनेस की सुटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की सुटेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्पफुल रहेगा अकॉर्डिंग टू फ्यूल। इसके बाद हमारा 13 पॉइंट क्या है, मुझसे गलती हो गई, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया कि 13 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, 14 प्रिंसिपल है, सॉरी, मैंने वो वहाँ पे भी 13 प्रिंसिपल लिख दिए पहले के जो पेज में था, मुझे याद नहीं रहा कि 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो हम ये 13 है। इसके बाद एक प्रिंसिपल और है हमारा, 13 प्रिंसिपल क्या है हमारा, इंसेंटिव। इंसेंटिव के अंदर क्या आएगा, वर्कर्स शुड बी एंश्योर द इंक्रीज ऑफ डेवलपमेंट एंड आउट ऑफ देयर प्लान्स एंड फॉर इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूल। जो वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डेवलप करेंगे एंड कैरी ऑफ जो भी इम्प्रूवमेंट है अकॉर्डिंग टू फ्यूल। प्लान्स के अंदर जो भी इंसेंटिव्स हैं, नए नए प्लान्स हमें लेके आने, नए नए स्टेप्स हैं, हमारे सेल्फ मोटिवेशन है वो ज़रूरी है, वो इम्प्रूव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्यूल। इसके अंदर क्या है, इंसेंटिव में मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन के टूवर्ड्स आपका फर्स्ट स्टेप है। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है उसके टूवर्ड्स आपका पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंसेंटिव। नए नए इंसेंटिव आप लेके आते हो आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेशन के लिए, सेल्फ इंटेलिजेंस के लिए। इट इज़ वन ऑफ द
बेस्ट ट्रिक टू इंटेलिजेंट पर्सन, ये बेस्ट ट्रिक होती है एक इंटेलिजेंट पर्सन की कि खुद को मोटिवेट करें, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, नए नए इनोवेशंस करें। इंसेंटिव का मतलब ये होगा नए नए इंसेंटिव लेके आए। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, अब आप उससे बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप उसके अंदर नए नए इंसेंटिव लेके आए। मान लीजिए पढ़ाई करने में आप बोर हो जाते हैं, तो नए नए तरीके ढूंढें उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आप नए नए तरीके ढूंढें, तो वो होता है इंसेंटिव। नए नए काम, एक काम को नए नए ढंग से करने का बोलते हैं इंसेंटिव, नए नए प्लान्स को डेवलप करने के लिए। इसके बाद हमारा लास्ट प्रिंसिपल क्या है, स्प्रिट डी कोप। इसके अंदर साइलेंट है, स्प्रिट डी कोप। इसके अंदर क्या है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट्स अ टीम स्प्रिट। टीम स्प्रिट मतलब टीम को दिखाती है मैनेजमेंट, एंड यूनिटी ऑफ हारमोनी अमंग द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू फ्यूल। मतलब एक टीम स्प्रिट्स को दिखा, टीम की कितनी स्प्रिट है, किस तरीके से टीम वर्क कर रही है, टीम अपने मिलजुल के काम कर रही है, उसको दिखाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क। मैनेजमेंट किस चीज़ को प्रमोट करती है, टीम वर्क को प्रमोट करती है कि किस तरीके से टीम से मिलकर काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट उसको दिखाती है, टीम वर्क को दिखाती है। एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज। ऑब्जेक्टिव को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट एंड इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन लॉसेज ऑफ कोऑर्डिनेशन। और अगर हम टीम के अंदर काम नहीं करेंगे, टीम स्पिरिट के अंदर काम नहीं करेंगे, तो हम कोऑर्डिनेशन को खो देंगे। कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग फिर हमारा जो है काम नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा मैनेजर और वर्कर्स के बीच में। आज की वीडियो में हमने किए 14 प्रिंसिपल ऑफ रिफ्यूल, और हमारा इसी के साथ चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।